बहुत बहुत स्वागत है आप सभी शिक्षक बंधुओं का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। प्रधान शिक्षक के क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। यूनिट 7 को स्टार्ट करेंगे। यूनिट 7 के पार्ट फर्स्ट में आज हम लोग समावेशी शिक्षा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे। तो आइए फटाफट से बढ़ेंगे क्लासेस की ओर और इसका सिलेबस जो है उसको एक बार संक्षेप में देख लेते हैं। भारतीय समाज में समावेशन, अपवर्जन और विभिन्न रूप, कक्षाओं में विविधता और असमानता की समझ। इसके अलावा है समावेशी शिक्षा के लिए आकलन की प्रकृति एवं प्रक्रिया। समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का संदर्भ, शिक्षा व्यवस्था व विद्यालय में प्रचलित जेंडर विभेद को समझना है। इसके अलावा जेंडर संवेदनशीलता और समानता में शिक्षा की भूमिका, समता, समानता और सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा की अवधारणा, आवश्यकता एवं अवरोध और साथ ही शिक्षकों की अस्मिता। इसमें समकालीन विमर्श, एक आदर्श शिक्षक की संकल्पना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आ चुका है यहाँ पे, और इसमें हम लोग सबसे पहले भारतीय समाज में समावेशन और अपवर्जन के विभिन्न स्वरूप को समझेंगे। इसमें हाशिए का समाज, जेंडर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, दिव्यांगजन बच्चे, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करके चीज़ों को समझते चलेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि समावेशन होता क्या है। समावेशन को अंग्रेजी में इंक्लूजन कहा जाता है। इंक्लूड शब्द से यह इंक्लूजन बना है। इंक्लूड का मतलब सम्मिलित करना, समावेशन का मतलब ही समाविष्ट करना। तो शिक्षा में समावेशन से तात्पर्य है कि सभी बच्चों की पढ़ाई एक साथ एक ही विद्यालय में हो। कक्षा क्या है? तो कक्षा एक छोटा सा समाज होता है जहाँ सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं, है ना। जैसे प्रतिभाशाली, भावात्मक रूप से बुद्धिमान, मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम इत्यादि। यदि हम उन सभी के शिक्षण में एक ही प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाएं तो कक्षा का एक बड़ा भाग वंचित रह जाता है और बाद में पिछड़ जाता है। तो हमारी पढ़ाई प्रणाली प्रत्येक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए बराबर अवसर प्रदान करने के लिए कहती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से युक्त एक कक्षा में शिक्षण कार्य करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में समावेशी शिक्षा की अवधारणा एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में उभरी है। ऐसी शिक्षा जो सभी विविधताओं का समावेश करे तथा उन विविधताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या व शिक्षण में परिवर्तन अथवा संशोधन लाए। ठीक है। समावेशन के दर्शन को न केवल एक कक्षा विशेष के अध्यापक द्वारा बल्कि पूरे विद्यालय द्वारा अपनाया जाना चाहिए, जिससे कि पूरा शिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक बच्चे के लिए सार्थक और प्रासंगिक बन सके एवं सभी वर्गों के छात्रों को पढ़ाई का लाभ मिल सके। तो समाज के हर एक तबके तक शिक्षा की पहुंच बने, है ना। जो शिक्षा के वैश्वीकरण की हम लोग बात करते हैं, तो शिक्षा के वैश्वीकरण की अवधारणा तभी सुदृढ़ होगी जब समावेशी शिक्षा को हम लोग अपने विद्यालय में लाएंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार समावेशन की प्रक्रिया में बच्चों को न केवल लोकतंत्र की भागीदारी के लिए सक्षम बनाया जाता है, बल्कि यह सीखने एवं विश्वास करने के लिए भी सक्षम बनाया जा सकता है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ रिश्ते बनाना, अंतःक्रिया करना भी महत्वपूर्ण है। आप अकेले कोई समाज नहीं गढ़ सकते, अकेले कोई भी व्यक्ति अपने आप में समाज नहीं हो सकता है। जब तक कि वह समाज के व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया नहीं करता है, सामाजिक समूह में नहीं रहता है, तब तक समाज की अवधारणा जो है वो अधूरी रह जाती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एनसीएफ 2005 ने भी समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करी है। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक है अपवर्जन। तो समावेशन का जस्ट उल्टा होता है अपवर्जन। अपवर्जन का मतलब होता है वंचित रह जाना, पिछड़ जाना। ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों की विशिष्टताओं की पहचान ना करके उन्हें सामान्य बालकों के समान शैक्षिक अवसरों को ना प्रदान करना ही अपवर्जन कहलाता है। यानी कि किसी समूह का मुख्य धारा से दूर कर देना, किसी समूह को मुख्य धारा से दूर कर देना अपवर्जन कहलाता है। ठीक है। तो यह अपवर्जन कई क्षेत्रों में हो सकता है, जैसे कि सामाजिक क्षेत्र में भी हो सकता है, आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में इत्यादि। पोलमैन एक शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक हैं। इनके अनुसार वंचन निम्न स्तरीय जीवन दशा या बिलगाव की ओर संकेत करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। तो जहाँ जहाँ आपको कुछ इम्पोर्टेंट कथन आपको मिलेंगे उसको भी
कोट करते जाना है, नोट करते जाना है और आप हाईलाइट करते जाइएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। और आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी गाइड बुक लिया है, तो वो अपने गाइड बुक में इसको हाईलाइट कर लें, ठीक है, ताकि आप जब भी इसको टर्न आउट करें पेज को तो आपकी नज़र वहाँ पे जाए और वो चीज़ें रिमाइंड हो सकें। अपवर्जन के कुछ प्रकार हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहला है सामाजिक अपवर्जन। तो सामाजिक अपवर्जन में क्या होता है कि हम देखते हैं अपने आसपास समाज में कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो समाज से बिछड़ जाते हैं, समाज से उनका बिलगाव हो जाता है। सामाजिक आधारों पर किसी व्यक्ति या समूह का बहिष्कार करना ही सामाजिक अपवर्जन कहलाता है। यह अपवर्जन जाति, लिंग भेद के आधार पर छुआछूत, ऊंच नीच आदि के रूप में समाज में देखा जा सकता है। दूसरा होता है शैक्षिक अपवर्जन। शिक्षा के दृष्टिकोण से कुछ बच्चे पिछड़ जाते हैं, उसको हम शैक्षिक अपवर्जन कहते हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में भी कई समूहों को अपवर्जन का सामना करना पड़ता है और इसमें खास करके आती हैं महिलाएं। इसके अलावा दलित, आदिवासी, है ना, तो महिलाओं, दलितों, आदिवासियों की शैक्षिक उन्नति अन्य सामान्य लोगों की तुलना में काफ़ी कम है, जो कि यह बात का सीधे सीधे संकेत करती है कि कहीं ना कहीं इन वर्गों के लोगों को शैक्षिक अपवर्जन का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद तीसरा होता है जेंडर अपवर्जन। तो जेंडर अपवर्जन जो है सीधे सीधे महिलाओं से जुड़ा हुआ है। जेंडर अपवर्जन से तात्पर्य जेंडर के आधार पर होने वाले भेदभाव और हिंसा के व्यवहार से है। जन्म से पूर्व ही कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या, पर्दा प्रथा, घरेलू हिंसा आदि जेंडर अपवर्जन के उदाहरण हैं। इसके अलावा जब हम थर्ड जेंडर की बात करते हैं तो वो तो हमारे समाज में बिल्कुल परित्यक्त हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं करता है। तो इस तरह से जेंडर अपवर्जन भी हमारे समाज में देखा जा सकता है। अब बात करेंगे कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। व्हाट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो एनसीईआरटी कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही विद्यालय में, ठीक है, एक ही विद्यालय में समान रूप से सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा है। तो एनसीईआरटी की परिभाषा को ध्यान में रखेंगे। अब थोड़ा सा समावेशी शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं कि समावेशी शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या रहा है, कैसे इसकी नींव पड़ी है, कैसे यह अस्तित्व में आया है। तो इसके संदर्भ में सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था वो होता है जोमेशन विश्व सम्मेलन 1990 में। ये थाईलैंड के अंदर जोमेशन एक शहर है, वहाँ पे एक विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो समावेशी शिक्षा में पहला कदम जोमेशन विश्व सम्मेलन को माना जाता है। इस सम्मेलन में विश्व के लगभग 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इस सम्मेलन में सभी के लिए, इसमें मुख्य रूप से बालक, प्रौढ़ एवं वृद्ध, ठीक है, इनके ऊपर शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। ऐसा देखा गया था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं एवं लड़के और लड़कियां उसमें दोनों शामिल होते हैं। बहुत सारे प्रौढ़ हैं, तो प्रौढ़ में भी महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। और वृद्ध तो बहुत सारे उस टाइम पे थे जो कि बिल्कुल ही निरक्षर थे, साक्षर नहीं थे, तो उनके शिक्षा के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए। और वहाँ पे ये मुख्य रूप से प्रौढ़ शिक्षा की अवधारणा को वहाँ पे देखा गया था कि हमारे समाज के जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं, जो अशिक्षित रह गए हैं, उनको कैसे शिक्षित किया जाए। इसके बाद दूसरा सम्मेलन होता है सलमान का विश्व सम्मेलन 1994 ईस्वी में। यह स्पेन के अंदर एक शहर है सलमान का। वहाँ पे जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में समावेशी शिक्षा की नींव पड़ी। इस सम्मेलन को समावेशी शिक्षा की नींव के रूप में जाना जाता है। इस सम्मेलन में विश्व के लगभग 92 देशों के प्रतिनिधियों ने और 25 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भाग लिया था। और इस सम्मेलन का थीम अगर पूछ दे तो थीम याद रखेंगे, विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए विश्व सम्मेलन, सुलभता व समता, ये इसका थीम था। विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए विश्व सम्मेलन, सुलभता व समता। तो इसका थीम देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जो सम्मेलन था, यह वास्तविक मायने में समावेशी शिक्षा के संदर्भ में एक जो कह सकते हैं कि नींव वाला, फाउंडेशन वाला सम्मेलन था। और वहीं से समावेशी शिक्षा का, जो समावेशी शिक्षा की हम लोग जो बात करते हैं उसकी बात निकल करके आई। यह शब्द भी जो है ना उसी सम्मेलन से निकल करके आया, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक, बौद्धिक, शारीरिक, आर्थिक, भाषाई आदि दृष्टि से पिछड़े बालकों को एक साथ शिक्षा उपलब्ध करवाना।
एक साथ शिक्षा उपलब्ध करवाने की अवधारणा इसीलिए ली गई क्योंकि उनमें हीन भावना ना घर करे, वे अपने आप को समाज से अलग थलग महसूस ना करें। ठीक है, अब इसमें समझते हैं वंचित वर्ग क्या होता है। तो वंचित वर्ग, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि हमारा जो हाशिए का समाज है, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से पहले अगर हम लोग चले जाएं तो उस टाइम पर अगर हमारे भारत में देखें तो बहुत ज़्यादा स्थितियां खराब थी। ठीक है, उसके बाद आज़ादी के बाद भी धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी पूरे तरीके से हमारे समाज में सुधार नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो अभी भी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो इन सभी वर्गों को वंचित वर्ग कहते हैं। अब इसमें हाशिए का समाज, जेंडर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, दिव्यांगजन बच्चे इसमें शामिल हैं। तो इसमें कुछ प्रमुख वंचित वर्गों की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला आता है SC ST। तो संविधान की धाराओं 15 का 4, 45 और 46 में SC ST बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने हेतु राज्यों की प्रतिबद्धता की बात कही गई है और इसको लेकर के विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। शैक्षिक दृष्टिकोण से आप देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की बात की जाती है, छात्रवृत्ति की बात की जाती है, तमाम तरह की सुविधाओं को प्रदान करने की बात की जाती है ना। तो SC ST जो पिछड़ा वर्ग था समाज के दृष्टिकोण से, तो उसके उत्थान के लिए बहुत सारी चीज़ों को निर्धारित किया गया। दूसरा है आर्थिक दृष्टि से वंचित बालक, यह भी वंचित वर्ग में ही आता है। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता बहुत ही गरीब स्थिति में हैं, वो आर्थिक दृष्टि से वंचित बालक की श्रेणी में आता है। तीसरा है विशेष आवश्यकता वाले बालक, इसमें सभी दिव्यांगजन बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, जो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से अक्षम हैं। चौथा है अधिगम अयोग्यता वाले बालक, इसमें मंदबुद्धि श्रेणी वाले बालक आ जाते हैं। इसके बाद है समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन समावेशी शिक्षा की एक विशेषता है या फिर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे। समावेशी शिक्षा क्या है, तो सबसे पहला तो विविधता पर आधारित है। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि समावेशी शिक्षा जो है वह विविधता का उत्सव मनाती है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा की क्या विशेषता है, यह विविधता पर आधारित होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि विभिन्न पृष्ठभूमि के बालक एक साथ एक छत के नीचे एक साथ पढ़ाई करते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देना, इसकी यह दूसरी विशेषता है। इसमें यह अवधारणा ली गई है कि जितने भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, यानी कि जितने भी दिव्यांगजन बच्चे हैं, उनको सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाए ताकि उनमें सामाजिक एकरूपता की भावना आए। सामाजिक एकीकरण के उद्देश्य से यह थीम को समझा गया। उसके बाद है नकारात्मक अभिवृत्ति वाले बालकों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना। तो नकारात्मक अभिवृत्ति वाले बालक वैसे बालक हो जाते हैं जिनको हम लोग कहीं ना कहीं उदंड की श्रेणी में मानते हैं। उनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो पढ़ाई से दूर भागते रहते हैं। तो नकारात्मक अभिवृत्ति वाले बालकों को भी शिक्षा प्रदान करना, यह भी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता है। इसके बाद है पाठ्यक्रम में पिछड़े बालकों की शिक्षा उपलब्ध कराना, यानी कि वैसे बालक जो कभी किसी कारणवश अपने पाठ्यक्रम में पिछड़ जाते हैं तो उनको उनका पाठ्यक्रम पूरा करवाना। हम लोग देखते हैं कि अपने स्कूल में 6 बच्चों की श्रेणी संख्या देखी जाती है, मांगी जाती है, रिकॉर्ड रखना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास 2 में कोई बच्चा था, वो किसी कारण से 6 महीने के लिए, साल भर के लिए पढ़ाई छोड़ करके कहीं और चला गया और वो उसको 6 बच्चे की श्रेणी में हम लोग डाल देते हैं। फिर जब वो वापस अपने घर आता है तो फिर उसे उसकी पढ़ाई शुरू कराई जाती है। तो इस तरह से पाठ्यक्रम में जो पिछड़े बालक हैं उनकी शिक्षा उपलब्ध कराना। इसके अलावा है अनुपयुक्त योजनाओं के कारण पिछड़े बालकों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना। बहुत सारी ऐसी सरकार की योजनाएं हैं जिसके कारण कभी कभी क्या होता है कि पूरा का पूरा गांव ही विस्थापित हो जाता है। जैसे कि कहीं बांध अगर बन रहा है तो जहाँ पे डैम बन रहा है उसके आसपास के इलाके को खाली करवा दिया जाता है। तो जो आसपास का इलाका था वहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे थे उनकी पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है, साल साल भर उनकी पढ़ाई बाधित हो जाती है। तो ऐसे बच्चे जिनकी पढ़ाई बाधित हुई है उनको वापस से पढ़ाई की मुख्य धारा से जोड़ना। इसके बाद है विशिष्ट जीवन यापन करने वाले बालकों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना। तो हम लोग अपने आसपास अपने समाज में देखते हैं नट, गुलगुलिया, ऐसी जो जनजातियाँ, जो खानाबदोश जनजातियाँ हैं, जो एक जगह पे स्थिर होकर के नहीं रहती हैं। 3 महीना इस शहर में रहे, फिर 3 महीना दूसरे शहर में चले गए,
तो अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी शिक्षा कैसे उपलब्ध कराई जाए, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो जितने भी विशिष्ट जीवन यापन करने वाले बालक हैं उनके लिए शिक्षा उपलब्ध कराना भी इसकी एक विशेषता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई समावेशी शिक्षा की, इसके बारे में समझ लीजिए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि सामान्य मानसिक विकास हेतु एक अवधारणा है कि सभी बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो एक रूप में हो, है ना, ताकि हमारा समाज जो है अच्छे से प्रगति करे और सही दिशा में प्रगति करे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि समाज के जितने भी तबके के लोग हैं उन सबको समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाए, कोई भी तबका किसी भी प्रकार से छूटे नहीं। दूसरा पॉइंट है कि सामाजिक एकीकरण हेतु समावेशी शिक्षा की आवश्यकता महसूस की गई कि समाज एक होकर के रहेगा। तीसरा है शैक्षिक एकीकरण हेतु शिक्षा का एकीकरण भी जरूरी है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण की हम लोग बात करते हैं तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण की अवधारणा तब तक फलीभूत नहीं होगी जब तक कि समाज के सभी वर्गों को एक साथ शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। और चौथा है समानता के लिए शिक्षा। हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, समता और समानता की बात करते हैं, तो शिक्षा में यह जरूरी है कि हर एक वर्ग के बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाए, तभी हम समानता के उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। अब इसका उद्देश्य क्या क्या है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला है असमर्थ या विशेष आवश्यकता वाले बालक को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, है ना। इसका सबसे पहला उद्देश्य यही है कि जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे समाज की ये जो मानसिक अवधारणा बन गई है कि ऐसे बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ लिख करके क्या करेंगे, तो इस भ्रांति को दूर करना, इस भ्रम को दूर करना और इसीलिए जो है ना असमर्थ या विशेष आवश्यकता वाले जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना इसका एक सबसे परम उद्देश्य है। दूसरा है आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना। जब सभी बच्चे एक साथ पढ़ाई करेंगे, एक साथ रहेंगे, समाज के एक अंग बन करके रहेंगे, तो उन सब में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होगी। तीसरा है शिक्षा के क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना। लोकतांत्रिक मूल्य हमारा तभी जागृत होगा जब सारे बच्चे एक साथ एक छत के नीचे समान रूप से शिक्षा प्राप्त करेंगे। उसके बाद है विशेष आवश्यकता वाले बालकों के संबंध में फैली भ्रांतियों को दूर करना। फिर है बालकों में नैतिक मूल्यों का संचार करना। तो इस तरह से सहयोग की भावना उत्पन्न होगी उनके बीच और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से नैतिक मूल्यों का संचार भी उनके बीच होगा। अब आते हैं कक्षा में विविधता और असमानता की समझ। पाठचर्यात्मक और शिक्षण शास्त्रीय संदर्भ को लेते हुए समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका परिचय समझ लीजिए कि समाज में विभिन्न जाति, लिंग, भाषा, धर्म और आर्थिक स्तर के लोग होते हैं। विद्यालय समाज का ही एक लघु रूप होता है। विद्यालय में भी भिन्न जाति, लिंग, धर्म और आर्थिक स्तर के बच्चे होते हैं। इस असमानता के फलस्वरूप उनकी शैक्षिक आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। अतः शैक्षिक विधियां एवं पाठचर्या भी असमानता के अनुरूप भिन्न होनी चाहिए, जो सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और उनकी कक्षा में समावेश हो सके। तो अब इसके बाद है कक्षा कक्ष की विविधता। तो कक्षा कक्ष की विविधता से हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं। विविधता समावेशी कक्षा कक्ष की महत्वपूर्ण विशेषता है, लेकिन यदि विविधता को उचित सम्मान देते हुए बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपादित नहीं की जाती है तो शैक्षिक समावेशन का कोई अर्थ नहीं बनता है। तो वहाँ पे क्या करना होगा कि वहाँ पे हमें विविधता को समझते हुए सभी वर्ग के लोगों को, सभी वर्ग के बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा प्रदान करनी है, उसके लिए हमें अपने शिक्षण विधियों में, टीचिंग अप्रोच में निरंतर परिवर्तन लाते रहने होंगे, है ना। और वहाँ पे देखना होगा कि बच्चों को किस तरह से इंटरेक्ट किया जा सके। हम जानते हैं कि हर बच्चा अद्वितीय है, अपने आप में हर एक बच्चे में कोई ना कहीं हुनर है, बहुत सारा ऐसा टैलेंट है जो हिडन होता है, छुपा होता है, ज़रूरत होती है उसे उभारने की। हर बच्चे की सीखने की अपनी अपनी गति होती है, हमें बच्चों की तुलना नहीं करना चाहिए। हर एक बच्चे अपने अपने गति से सीखते हैं, उसकी रुचि, योग्यता आदि दूसरे बच्चों से अलग होती है। हर बच्चे का लिंग, उसकी राष्ट्रीयता, उसका धर्म आदि उसकी व्यक्तिगत पहचान है जो अन्य बच्चों से पूरी तरह मेल नहीं खाते हैं। इसके अतिरिक्त एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे विभिन्न समाज और समुदायों से आते हैं, जिनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक पृष्ठभूमि आदि प्रायः एक दूसरे से अलग होती है। कभी कभी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको क्लास में मिल जाएंगे जो पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं, यानी कि उनके खानदान में उनके पहले
किसी ने स्कूल का मुंह नहीं देखा, किसी ने लिखना नहीं सीखा, साक्षर कोई भी नहीं है, तो अपनी पीढ़ी का पहला बच्चा है जो स्कूल में आया है, तो उसको कैसे आप शिक्षित करेंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। वहीं दूसरा बच्चा है जिसके परिवार में सारे लोग शिक्षित हैं, तो दोनों तरह के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। टैलेंटेड बच्चा भी मिलेगा और मानसिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर बच्चा भी मिलेगा। एक तो अपने पीढ़ी का सबसे पहला शिक्षार्थी भी है और दूसरा होगा जो पीढ़ी दर पीढ़ी से उसके सारे लोग पढ़े लिखे चले आ रहे हैं। तो ये जो विविधता है, इसी को तो हम लोग समावेशी शिक्षा में समझ रहे हैं। तो एक ही कक्षा के बच्चों की बुद्धि लब्धि भी एक समान नहीं होती है। आप देखेंगे कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं 4-5 बच्चे आसानी से समझ जाते हैं, कुछ बच्चे उसको थोड़ा बहुत समझ पाते हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनकी IQ जो है वो अलग अलग होती है। कई प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक चुनौतियों से जूझने वाले दिव्यांग बच्चे भी कक्षा के अभिन्न अंग होते हैं। चूँकि दिव्यांग बच्चे जो हैं वो बचपन से ही एक तो अपनी शारीरिक अक्षमता से जूझ रहे होते हैं, दूसरी तरफ समाज के ताने भी उन्हें बराबर मिलते रहते हैं। समाज उनको उनके दिव्यांगता के अकॉर्डिंग नाम भी दे देता है, जो कि सबसे बड़ी गलत बात होती है। अतः प्रभावी शिक्षण के लिए जरूरी है कि शिक्षक सभी बच्चों की विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य की योजना बनाएं, छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यचर्या तथा पाठ्य सामग्री में यथोचित परिवर्तन करते रहें। अब है समावेशी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया। तो बाल केंद्रित शैक्षिक वातावरण समावेशित कक्षा की आधारभूत पहचान होती है। इसमें शिक्षक की भूमिका एक सुगमकर्ता के रूप में होती है, ठीक है, जिसके मार्गदर्शन में कक्षा के सभी बच्चे ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसके लिए जरूरी है कि कक्षा का वातावरण भयमुक्त हो, सौहार्दपूर्ण हो एवं लोकतांत्रिक हो, जहां बच्चे बेहिचक एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए मित्रवत वातावरण में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लें। इसके लिए सृजनात्मक सोच वाले शिक्षक होने चाहिए जो बच्चों की विविधताओं का ध्यान रखते हुए अधिगम प्रक्रिया में सुधार करें। समावेशी कक्षा में अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक कदम, कौन कौन से कदम हम उठा सकते हैं? यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं आपके कि समावेशी कक्षा की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए या समावेशी कक्षा की अवधारणा को बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से कौन से कदम उठाने चाहिए? तो पहला है कि बच्चों के विविधता का सम्मान होना चाहिए। हमें बच्चों के विविधता का सम्मान करना होगा। हमें उनके प्रति अपने मन में पूर्वाग्रह वाली अवधारणा नहीं रखनी होगी, है ना। एक होता है प्रिजुडिस रखना, अपने मन में पहले से बच्चों के प्रति आग्रह, एक कह सकते हैं अवधारणा बना लेना कि अमुक बच्चा जो है, चूँकि यह इस परिवार से आता है, ऐसे परिवार से आता है, तो इसका कुछ हो ही नहीं सकता है। ये बच्चा जो है दिव्यांग है तो ये कभी पढ़ ही नहीं सकता है। तो इस तरह की जो अवधारणा होती है इसको हम लोग कहते हैं पूर्वाग्रह। तो पूर्वाग्रह नहीं पालना है, सभी बच्चों के विविधता का सम्मान करना है। दूसरा है शिक्षकों को बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। और चूँकि हमारे RTE एक्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि बच्चों को कभी भी किसी रूप से दंडित नहीं करना है। तीसरा है कक्षा में पक्षपात रहित वातावरण होना चाहिए, यानी कि आप किसी से पक्षपात नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से। चौथा है सहपाठी अधिगम को प्रोत्साहित करना चाहिए। पीयर ग्रुप लर्निंग को वहाँ पे हम क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे। पांचवा है बच्चों की मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। कई बार होगा कि आप कहीं दूसरे क्षेत्र में चले जाइएगा जहाँ की भाषा से आप भलीभांति परिचित नहीं होंगे, और वहाँ के जो बच्चे आएंगे तो वो अपनी मातृभाषा में आपसे बात करेंगे। आपको उनकी मातृभाषा को समझने में परेशानियां होंगी, लेकिन आपको वहाँ पे इरिटेट नहीं होना है। आपको उनसे मित्रवत व्यवहार करना है और धीरे धीरे आपको सीखना होगा उनकी मातृभाषा को, और फिर आप इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे तो फिर आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो समझेंगे और वो आपसे अच्छे तरीके से व्यवहार करेंगे। इसके बाद शिक्षकों को विविधतापूर्ण शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। एक ही शिक्षण विधि पे टिके नहीं रहना चाहिए, इसमें चेंजेस लाते रहने चाहिए। सातवां है विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। अलग अलग तरह के TLN से इंटरेक्शन को बढ़ाया जाता है।
इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे पाठचर्या संबंधी अनुकूलन की। इसमें पहला तो है लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। विद्यालयों में समावेशी शिक्षा प्रदान करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता ही है। एक ही कक्षा में विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, इसलिए पाठ्यक्रम का लचीला होना जरूरी है जो विद्यार्थियों की विभिन्न क्षमताओं और आवश्यकताओं को पूरा करे। ठीक है, तो पाठ्यक्रम में थोड़ा सा लचीलापन होना चाहिए। दूसरा है सहकारी पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार होना चाहिए कि वह सहकारी गतिविधियों को अधिक बढ़ावा दे। यदि छात्र आपस में मिलकर किसी काम को करेंगे तो उसे आसानी से सीख सकेंगे। इसके अतिरिक्त उनमें सामाजिक वार्तालाप, सहयोग और टीम भावना भी विकसित होगी। तो इस तरह के पाठ्यक्रम को भी वहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए। तीसरा है पठन सामग्री प्रदान करना। तो हम लोग देखते ही हैं कि हमारे स्कूलों में बच्चों को पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती हैं, और इस बार तो बाकायदे एक किट प्रदान किया गया जिसके अंतर्गत बैग है, वाटर बॉटल है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, ये सारा कुछ है, तो वो अच्छी चीज़ है। पठन सामग्री प्रदान करना। पठन सामग्री विद्यार्थियों की रुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध होनी चाहिए। उदाहरण के लिए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए पठन सामग्री ब्रेल लिपि में प्रदान किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात और आ जाती है कि ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक्सपर्ट टीचर की भी ज़रूरत होती है। सामान्य शिक्षक जिन्होंने खुद ब्रेल लिपि को कभी नहीं जाना है, वो ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। इसके बाद है साधारण पाठ्यक्रम। मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए साधारण पाठ्यक्रम होने चाहिए। ऐसे बच्चों को पाठ याद करने की अपेक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ काम करने के लिए उन्हें सिखाया जाना चाहिए। थ्योरेटिकल चीज़ें, फैक्चुअल चीज़ें रटने के लिए उन्हें नहीं कहना चाहिए, बल्कि उन्हें जो वो कर सकते हैं उसके लिए सिखाना चाहिए। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हस्त कौशल सिखाया जाना चाहिए। यह एक बेहतर उपाय होगा उनके लिए। इसके बाद है खेलों में भाग लेना। विद्यार्थियों की शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या है कि हमारे विद्यालयों में खेल के मैदान नहीं हैं। लेकिन समस्या तो हर जगह होती है, तो जहाँ पे खेल का मैदान नहीं है वहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडोर गेम्स को बढ़ावा देंगे। इंडोर गेम्स में आप शतरंज का खेल हो जाता है, कैरम बोर्ड हो जाता है, लूडो हो जाता है, एक व्यापारी वाला खेल वो हो जाता है। तो कई तरह के इंडोर वाले जो गेम हैं हम उनमें बच्चों को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, ताकि वहाँ से वो अपनी प्रतिभा को निखार सकें। और जहाँ पे खेल के मैदान है वहाँ दोनों तरह के गेम हो जाते हैं, इंडोर और आउटडोर दोनों हो जाते हैं। तो इस तरह से हम खेल में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं बच्चों को। इसके बाद है सहगामी क्रियाओं में भाग लेना। बच्चों को सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो उन सब में बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। उन्हें यात्राओं व भ्रमणों पर भी ले जाना चाहिए, है ना, टाइम टू टाइम। और स्कूल में आता है वो फंड मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना से, तो उसके माध्यम से बच्चे जाते ही हैं। इसके बाद है शिक्षण सामग्री। तो समावेशी शिक्षण में शिक्षण सामग्री की सहायता से पाठ को प्रभावी एवं रुचिकर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम क्लास को एंड करेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट आएगा, उसमें हम समावेशी शिक्षा से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज के क्लास को यहाँ पे करते हैं समाप्त। क्लास कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया है तो अपने अन्य साथियों को रिकमेंड जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।